क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद हमारे पास नया टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स की जनरेशंस होती हैं कि जैसे हमारे पास जनरेशन दुनिया के अंदर चलती है, रियलिटी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर, इंसानों के अंदर जनरेशंस चलती हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी जनरेशंस चलती हैं। अब ये जनरेशंस क्या चीज़ हैं और इनका क्या मतलब है। अब जैसे जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स, सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर्स बनते गए, इन्हांस होते गए परफॉर्मेंस के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और कैलकुलेशन के लिहाज से, तो वो जनरेशन नई बनती गई और इस तरह से उनके नाम भी चेंज होते गए, उनका साइज़ भी चेंज होता गया और उनकी परफॉर्मेंस भी चेंज होती गई। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। As the time passed, the device of more suitable and reliable machine was needed, which could perform our work more quickly. During this time, in the year 1946, the first successful electronic computer called ENIAC was developed, and it was the starting point of current generation of the computer. अब जैसे हमारे पास टाइम गुजरता गया, टाइम के साथ 1946 के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर बना जिसका नाम उन्होंने रखा ENIAC। अब ENIAC जब कंप्यूटर बना तो ये साइज़ के लिहाज से बहुत बड़ा कंप्यूटर था और सबसे पहला जनरेशन के अंदर ENIAC कंप्यूटर बना। अब इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। First generation of computers. ENIAC was the world's first successful electronic computer, which was developed by the two scientists, namely J.P. Eckert and J.W. Cauchy. अब जो हमारे पास ENIAC कंप्यूटर जनरेट हुआ, बना, तो इसको बनाने के लिए दो साइंसदानों ने वर्किंग की, काम किया। अब उनके नाम है हमारे पास J.P. Eckert and J.W. Cauchy. It was the beginning of the first generation computer. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट था। The full form of ENIAC is Electronic Numeric Integrated and Calculators. अब ENIAC का क्या मतलब है, उसका फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, तो वो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर्स। अब ENIAC was a very huge and big computer and its weight was 30 tons. अब जो हमारे पास ENIAC कंप्यूटर बना था तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था और साइज़ के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था और इसका वेट जो इतना था, हमारे पास 30 टन इसका वेट था और एक टन के अंदर क्लास 25 मंस होते हैं और इस तरह से ये हमारे पास 30 टन्स हो गए। इट कुड स्टोर ओनली लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस कंप्यूटर के अंदर क्या होता था, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट के अंदर डाटा स्टोर होता था और स्मॉल अमाउंट के अंदर डाटा सिर्फ स्टोर कर सकते थे। इनिशियली इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर द कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वाज यूज्ड। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। जो ENIAC कंप्यूटर हुए उसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स का। अब उन वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया, ये वाला पहला कंप्यूटर बनाया। अ वैक्यूम ट्यूब वाज सच एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच हैड वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी एंड सो इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली एंड इट रिक्वायर्ड अ लार्ज कूलिंग सिस्टम। अब जो हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था ENIAC कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट था जो इसके अंदर यूज़ किया गया। अब इसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि हमारे जो रिज़ल्ट थे एक्यूरेट रिज़ल्ट परफॉर्म करें और ना ही इसकी इतनी वर्किंग थी और इस कंप्यूटर के लिए हमारे लार्ज कूलिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हवाएं खारिज करता है, गर्म हवाएं
होती हैं इसके अंदर। तो अब उसके बाद हमारे पास जब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया तो फिर उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इस वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर क्या चीज़ है। एज द डेवलपमेंट मूव्ड फर्दर, जैसे हमारे पास डेवलपमेंट आगे बढ़ती गई, तरक्की होती गई, दी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर नॉक्ड द डोर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने क्या किया, डोर को नॉक किया। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वेयर यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसमें क्या हमारे पास कि वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया कंप्यूटर आ गया, नई मशीनरी आ गई। अब उसके अंदर क्या किया उन्होंने, जो वैक्यूम ट्यूब थे, वैक्यूम ट्यूब हमारे पास बड़े बड़े कमरे जैसे, कमरे के साइज़ के लिहाज से वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। अब उन वैक्यूम ट्यूब्स को ख़त्म किया उन्होंने, तो इसकी जगह पे यूज़ किए ट्रांजिस्टर्स। अ ट्रांजिस्टर इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब, कि जो वैक्यूम ट्यूब के साइज़ के लिहाज से जो ट्रांजिस्टर थे उनका साइज़ इंतहाई स्मॉल था, बहुत ही ज़्यादा मच स्मॉलर था। एज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपोनेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म किया गया, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स आए। अब ट्रांजिस्टर आए, ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका साइज़ कम हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ऑटोमेटिकली कम हो गए। द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो डिक्रीजेज एंड इट बिकेम मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्लियर कंप्यूटर। अब जो हमारे पास इनेक कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, अब उसकी बजाय ट्रांजिस्टर यूज़ हुए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, तो उसके कंप्यूटर का साइज़ भी उससे काफ़ी कम हो गया, छोटा हो गया। अब इससे मज़ीद तरक्की हुई तो फिर क्या हुआ, हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस था वो हम देख लेते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर इन्वेंटेड इन 1964। जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे वो 1964 के अंदर इनको जनरेट किया गया था। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स IC was used as the electronic component of the computer। अब इस कंप्यूटर के अंदर किस चीज़ को यूज़ किया गया, IC को यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब IC क्या चीज़ें हैं, अब जो पहले कंप्यूटर के अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स था, दूसरे के अंदर क्या आ गया, हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गया। अब वैक्यूम ट्यूब को भी ख़त्म किया गया, ट्रांजिस्टर्स को भी ख़त्म कर दिया गया। अब आ गया हमारे पास IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिस कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने होते थे वहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए। द डेवलपमेंट ऑफ IC गेव बर्थ ऑफ न्यू फील्ड ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो हमारे पास जब IC को डेवलप किया गया तो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई चीज़, एक नई फील्ड को दरियाफ्त किया गया था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, कि ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई गई, माइक्रो, जिसका नाम रखा गया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। द मेन एडवांटेज of IC is not only its small size but it is superior performance and reliable than the previous circuits। अब इस IC का हमें जस्ट ये फ़ायदा नहीं था कि ये साइज़ के लिहाज से बहुत छोटा है, इसके कुछ और भी फ़ायदे थे। वो क्या थे, हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल क्लियर थी, रिज़ल्ट एक्यूरेट था और रिलायबल, और हमें इस्तेमाल करना भी आरामदाह था, सुकून से हम इसको यूज़ कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। इससे पहले जितने भी हमें यूज़ किए गए ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, वैक्यूम पंप्स यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी, उनकी निस्बत हमारे पास IC साइज़ के लिहाज से भी सबसे छोटा है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और रिलायबिलिटी के लिहाज से भी बेस्ट समझा गया था।
इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय T.S. कैल्वी। अब इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? T.S. कैल्वी, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कैलकुलेटिंग स्पीड। अब ये जो जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, अब इसकी क्या कैपेसिटी थी? ये ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज। अब इसके अंदर जो हम डाटा को स्टोर करते थे उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। और इसके अंदर जो हमारे पास कैलकुलेशन होती थी, कैलकुलेशन भी हम हायर कैलकुलेशन स्पीड के साथ कर सकते थे कि हम जब भी कैलकुलेशन करनी है इसके साथ तो हमें स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन हमारे पास आजकल कॉमनली तौर पे चल रहा है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या था हमारे पास? दिस इज़ द जनरेशन वेयर वाज एज वर्किंग टूडे। अब ये ऐसी जनरेशन है जो आजकल वर्किंग कर रही है। द कंप्यूटर्स विच वी सी अराउंड अस बिलोंग टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ वर्किंग कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इन कंप्यूटर्स के अंदर जनरेशन किस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया गया जनरेशन वाइज, हमारे पास सर्किट कौन से यूज़ किए गए? हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब जनरेशन वाइज के लिहाज से इस माइक्रो प्रोसेसर को उन्होंने क्या कहा है? जनरेशन के साथ सेपरेट कर दिया है। अब माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास एक मेन पॉइंट है, मेन सर्किट है जिसके लिहाज से उन्होंने हमारी जनरेशन्स को सेपरेट किया है। अब माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिंगल चिप। हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है ये हमारे पास एक सिंगल स्मॉल चिप है LSI, विच इज़ यूज्ड इन अ कंप्यूटर फॉर अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन एनी प्रोग्राम। अब इस चिप को उन्होंने किस पर्पस के लिए यूज़ किया? अब इस चिप को उन्होंने एक अर्थमेटिक पर्पस और लॉजिकल फंक्शंस, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, जितनी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं मैथ के रेलेवेंट या अकाउंट्स के रेलेवेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के रेलेवेंट जो भी हम काम करते हैं, और इसके अलावा लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस क्या हैं हमारे पास? कि हम एंड का ऑपरेटर यूज़ कर दिया, ग्रेटर देन फाइंड कर लिया, लेस देन फाइंड कर लिया, इक्वल टू फाइंड कर लिया। ये हमारे पास जितनी भी लॉजिक्स बनती हैं किसी फंक्शंस के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, अब वो सारी फंक्शंस, लॉजिक्स और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते थे हमारे पास इस CPU के अंदर। CPU का मतलब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब वो CPU का काम था हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को देखना और लॉजिकल फंक्शंस को देखना। दी हॉनर ऑफ डेवलपिंग माइक्रो प्रोसेसर गोज टू हेल्ड टेड होफ ऑफ USA, कि ये हमारे पास एक कंपनी है USA की टेड होफ, जिस माइक्रो प्रोसेसर को दरियाफ्त करने का ऑनर किसको जा रहा है, नाम किसको जा रहा है? वो हमारे पास USA की एक कंपनी थी टेड होफ। ही डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। अब इसने क्या किया? सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो इस कंपनी ने बनाया था, USA की कंपनी थी टेड होफ। द इंटेल 4004। अब सबसे पहले इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया? इंटेल 4004, एज ही वॉज वर्किंग फॉर इंटेल कॉरपोरेशन। अब ये वर्किंग किसके साथ करता था? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी है। इंटेल के हमारे पास आजकल कंप्यूटर्स आते हैं, कंप्यूटर्स की एसेसरीज आती हैं, इसके साथ ये वर्किंग करता था। USA with the use of microprocessor in the fourth generation computers, the size of computers become very fast and efficient।
अब जो जिस कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए गए थे 4th जनरेशन के अंदर, अब उन कंप्यूटर्स का साइज़ मज़ीद उनसे बाकियों से कम हो गया और फास्ट हो गया और एफिशिएंट हो गया। इट इज़ एविडेंट दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई अब ये हमारे लिए करंटली तौर पे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चल रहे थे। अब इसके साथ चलते चलते हमारे पास 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी आना स्टार्ट हो गए और आ रहे हैं। आई 4th जनरेशन विल बी डेवलप्ड सून। अब जब हमारे पास उन्होंने बताया था कि 4th जनरेशन कंप्यूटर चल रहे हैं तो उस वक़्त उन्होंने बताया था कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं और इस वक्त आ चुके हैं। इन दैट जनरेशन कंप्यूटर्स विल प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर क्या चीज़ यूज़ की गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। एंड इट वुड बी एबल टू टेक सेल्फ डिसीजन लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और जिस कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अब वो ऐसे कंप्यूटर्स थे वो इंसानों की तरह सेल्फ डिसीजन भी ले सकते थे कि कोई फ़ैसला करना है, कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो कंप्यूटर्स खुद ही वर्किंग करके काम कर सकते हैं। अब जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो थे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। वी आर रिसेंटली सीन मोर एंड मोर डेवलपमेंट्स एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। अब कंप्यूटर की दुनिया के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तरक्की की है। वक्त के साथ साथ जैसे हमारे पास 1st, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आए, अब उसके बाद जैसे 5th जनरेशन कंप्यूटर आए उन्होंने मज़ीद इंटेलिजेंस बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया कि इसको एज ए आर्टिफिशियल के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंसान है, इंसान के बरक्स आर्टिफिशियल एक रोबोटिक सिस्टम बना दिया गया जो क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी हैज़ हायर लेवल ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आती गई, अब उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ करती गई और इनकी इंटेलिजेंस इन्हांस भी बढ़ती गई। अ गुड एग्जांपल वुड बी मॉडर्न गेमिंग। अब इसके अंदर हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या चीज़ है? जो मॉडर्न दौर के अंदर इस वक्त हमारे पास गेमिंग चल रही है। गेमिंग के अंदर क्या चीज़ है? गेमिंग के अंदर उन्होंने रोबोट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ऑल एक्शंस इन गेमिंग इज़ कंप्यूटर कंट्रोल्ड एंड प्री प्रोग्राम्ड बाय पीपल। अब जो गेम्स होती हैं हमारे पास, इन गेम्स को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल हम कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर गेम को इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ हम इन गेमों को कंट्रोल करते हैं। और इन गेम्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम किसने लिखा है? इंसानों ने प्री प्रोग्राम्ड किया है। कि इंसानों ने क्या किया है, गेम के अंदर जो भी फंक्शन लिखने हैं वो सारे फंक्शन लिखे हैं और उनको रन करके एक गेम बनाई। दिस इज़ पॉसिबल लार्जली बाय पैरेलल प्रोसेसिंग। और ये हमारे लिए एक पॉसिबल था कि इंसान रियल के अंदर पैरेलल वर्किंग करता रहे, कि जैसे जैसे इंसान वर्किंग कर रहे हैं इसी तरह हमारे पास जो गेम्स चल रही हैं गेम्स के अंदर भी साथ साथ वो वर्किंग करें। पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ द कंप्यूटर बीइंग एबल टू कैरी आउट मल्टीपल कमांड्स एट वंस। अब पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास, कि हम इस लायक होते हैं कि हम मल्टीपल वर्किंग एक साथ कम कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स को एक साथ वर्किंग कर सकते हैं। अब मल्टीपल कमांड्स किस तरह से, कि जैसे हम गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स के साथ साथ हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, सॉन्ग्स के साथ साथ हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे काम हम एक साथ भी करते हैं और कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट और अदर एग्जाम्पल ऑफ AI। अब इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास जो चल रही हैं वो हैं वॉइस रिकॉग्निशन। अब वॉइस रिकॉग्निशन का क्या मतलब है हमारे पास, कि हम अपने मोबाइल्स के अंदर या कंप्यूटर्स को
पासवर्ड लगा देते हैं वॉइस रिकॉग्निशन का। अब उससे क्या होता है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो क्या करता है, हमारा कंप्यूटर या मोबाइल उसको अपने अंदर सेव कर लेता है या रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब जब भी दोबारा हम कभी वैसी ही अगर आवाज़ निकालें, वही वर्ड्स बोलें वही लहजे के अंदर, तो फिर ही हमारे कंप्यूटर या मोबाइल का लॉक ओपन होगा, वरना लॉक ओपन नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास है इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट का क्या मतलब है कि हमारे मोबाइल्स के अंदर या लैपटॉप्स के अंदर एक सर्च की ऑप्शन आती है। अब सर्च की ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो विंडोज़ 10 यूज़ होती है, अब इसके अंदर जहाँ पे हम सर्च करते हैं वहाँ पे कोर्टाना आता है। कोर्टाना गूगल वालों का एक असिस्टेंट है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कंप्यूटर्स के अंदर किस चीज़ की हेल्प चाहिए, कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब इसी तरह हमारे मोबाइल्स के अंदर भी असिस्टेंट यूज़ होता है, गूगल असिस्टेंट। कुछ बच्चों ने देखा होगा और यूज़ भी करते होंगे। गूगल असिस्टेंट यूज़ होता है हमारे पास। अब उसके अंदर क्या होता है, हम गूगल असिस्टेंट को ऑन करके हम जस्ट बोलते हैं कि मैंने इस पर्सन को कॉल करनी है, हम जस्ट उसे बताते हैं कॉल दैट पर्सन, तो वो उसको कॉल कर देता है। हम उसे कहते हैं कि ओपन यूट्यूब या प्ले सॉन्ग्स, तो वो सेम जो हम कहेंगे वो सेम एज इट वर्किंग करता रहेगा और हमें परफॉर्म करके शो करवाएगा। तो ये थी हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन की और इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट की एग्जांपल्स। तो क्लास ये थी हमारे पास इसकी जनरेशन।